Hello everyone, welcome to the Catalyst Academy. Today we are going to learn the chapter Source of Energy, CBSE 10th class. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एनर्जी? तो हमारी लाइफ में जो भी काम है, एवरी वर्क नीड ए एनर्जी. सपोज कीजिए आपको अपना एक्टिवा चलाना है, पेट्रोल चाहिए, दैट इज द एनर्जी. मोबाइल चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, दैट इज एनर्जी. किचन में खाना आपको बनाना है, एलपीजी चाहिए, दैट इज एनर्जी. तो सोर्स ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी इज एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट इन एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ. ओके, जो एनर्जी है, दैट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एनर्जी कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, आपने एलपीजी गैस यूज किया, एलपीजी गैस खत्म हो गई, लेकिन जो एनर्जी कन्वर्ट हुई वो किस में हो गई? फॉर फूड कुकिंग. ओके, तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू. तो एनर्जी कहाँ का रिक्वायर्ड होती है? मेनली आप खुद भी लिख सकते हैं. कुकिंग फूड, हीटिंग वाटर, ग्लोइंग बल्ब, ट्यूब्स, ऑपरेट टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल्स एक्सेट्रा, ऑपरेट मशीन इन फैक्ट्रीज. ओके, दिस इज द एनर्जी. फिर डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी क्या है, कहां से मिलती है? डिफरेंट सोर्स. तो एनीथिंग विच सप्लाई यूजफुल एनर्जी टू अस टू कैरी वेरियस एक्टिविटीज इज नोन एज सोर्स ऑफ एनर्जी. तो कोई भी मीडियम जहां से हमें यूजफुल वर्क करने के लिए एनर्जी मिलती है, दिस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, plant, wind, water, coal, petroleum, natural gas, बायोगैस और गोबर गैस एटसेट्रा. ठीक है, प्लांट से हमें फूड मिलता है, विंड से हम विंड मिल से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, डैम लगा के वाटर से बना सकते हैं. कोल कुकिंग के लिए यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है. पेट्रोलियम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मेन है. नेचुरल गैस एलपीजी है, बायोगैस गोबर गैस. एंड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी अवेलेबल ऑन अर्थ. तो हमारी अर्थ पे जितनी भी एनर्जी अवेलेबल हो रही है, उन सब का सोर्स, अल्टीमेट सोर्स सूर्य है, सन. ओके, देखिए कैसे. सपोज आप खाना खाते हैं, आया कहां से? प्लांट से. मैकेनिकल वर्क करते हैं, देखिए. तो सोलर एनर्जी captured by plant green leaves which make food for photosynthesis. photosynthesis से भोजन फूड बना लेंगे. दिस इज द केमिकल एनर्जी, वन फॉर्म. आपने वो फूड लिया, चेंज टू मस्कुलर एनर्जी, आपकी मसल्स में एनर्जी चेंज होगी. देन आपने कोई मैकेनिकल वर्क किया, क्रिकेट खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं एक्सेट्रा, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गया. तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर. ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं. सोलर एनर्जी इवोपरेट द वाटर. सोलर एनर्जी से वाटर इवोपरेट हुआ सीज में, मेनली उनसे क्लाउड्स बना. क्लाउड्स में क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. क्लाउड्स आए, रेन, बारिश हुई, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है. इस काइनेटिक एनर्जी का यूज करके हमने डैम बनाए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बना लिया. ओके, तो सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स, दैट इज सन. क्लियर? देख, व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी की गुड सोर्स क्या होना चाहिए? सप्लाई इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, बी इजिली स्टोर्ड, आसानी से स्टोर हो जाए, बी इजिली ट्रांसपोर्टेड, आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाए. इट शुड बी इकोनॉमिकल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. इकोनॉमिकल होनी चाहिए. बी इजिली अवेलेबल, इजिली अवेलेबल होनी चाहिए. कॉज मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और कम से कम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जनरेट करना चाहिए. दिस इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, आगे देखते हैं. फ्यूल. तो जितने भी हम फ्यूल यूज करते हैं, उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, गुड फ्यूल्स हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू. जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो फ्यूल उतना ही अच्छा होगा. फॉर एग्जाम्पल, कोल, कार्बन, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है 35 है, 35 किलो जूल पर ग्राम. और जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसकी है 55 किलो जूल पर ग्राम. तो इट इज द गुड फ्यूल.
इन कंपेरिजन टू कोल। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड इन जूल और किलो जूल बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। जितना जितनी एनर्जी 1 ग्राम फ्यूल बर्न होने पे देता है दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, यूनिट जूल पर ग्राम और किलो जूल पर ग्राम, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब इन केस ऑफ गैसेस फ्यूल। तो ठीक है, अब हमारी लाइफ में 3 फ्यूल है जो किचन में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, कोल, कैरोसिन ऑयल एंड एलपीजी। तो देखिए कोल का 35 है, कैरोसिन का कैलोरीफिक वैल्यू 48 है और एलपीजी की 55 है। तो एलपीजी इज द बेस्ट फ्यूल। ओके, फिर टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इट इज द 2 टाइप, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो यहां पर हम कन्वेंशनल मेथड को डिस्कस करेंगे अभी। तो कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल देखो इससे लर्न हो गया, नॉन रिन्यूएबल यानी कि एक बार अगर ये कंप्लीट फिनिश हो गए तो इसको दोबारा बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। देखते हैं, द सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर एग्जिस्टिबल दैट इज विच कैन बी फिनिश्ड एंड हैव बीन फॉर्म्ड इन नेचर लॉन्ग अगो आर नोन एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, यानी कि ये एक बार फिनिश हो गए तो इनको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, ये फिनिश्ड हो जाते हैं, इन्हें कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉसिल फ्यूल। ओके, फॉसिल फ्यूल्स देखिए क्या होता है, फॉसिल्स आपको पता ही है क्या होता है। द फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये जो डेड बॉडीज होती हैं एनिमल और प्लांट की, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जमीन के अंदर दब गई होंगी, उनसे फॉसिल फ्यूल बनते हैं। प्लांट्स विच वर बरीड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ओके, तो इसमें हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये हमारे फॉसिल फ्यूल है। ओके, फॉसिल फ्यूल्स। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कोल। तो कोल इज ए ब्लैक मटेरियल विच इज मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो जो हमारा कोल है ये ब्लैक कलर का होता है, कार्बन और उसके कंपाउंड का मिक्सचर होता है, कंटेनिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। थोड़ी सी इसमें एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर मिक्स होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोल, ये बना कैसे होगा? तो बच्चों देखो, जैसे लाखों साल पहले हमारी अर्थ पर बहुत बड़े जंगल थे फर्न के, फॉरेस्ट ऑफ फर्न ट्री। ठीक है, वाटर आया इधर उधर, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें चेंज हुए, टेक्टोनिक प्लेट्स इधर उधर खिसकी, तो ये क्या हुआ, बरीड अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ, ये सारे जमीन के अंदर दब गए। ओके, और जैसे जैसे टाइम पास हुआ, प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, तो दीज आर द चेंज टू कोल ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। समय के साथ साथ प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये सब कोल में चेंज हो गए। ओके, तो इट इज द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। यूजेस ऑफ कोल, इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, सबसे ज्यादा यूज होता है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स। तो जो इसके जो 2 मेन वर्क हैं वो हैं भोजन के लिए, कुकिंग फूड एंड थर्मल पावर प्लांट। ओके, सेकेंड फॉर्म इज पेट्रोलियम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। ओके, तो होता क्या है पेट्रोलियम? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पेट्रा। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, तो दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम, ये इसकी कंपोजिशन क्या होती है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ नेचुरल हाइड्रोकार्बन इन द फॉर्म ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड्स इन रॉक्स। ठीक है, तो ये गैसेस, लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर होता है जो रॉक्स में मिलता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अब हमने जो क्रूड ऑयल बोलते हैं इसको, जमीन से निकाला अर्थ से,
तो इसको रिफाइन करते हैं और इसके सारे कंपोनेंट अलग करके डिफरेंट यूज करते हैं। जैसे आप पेट्रोल, एलपीजी गैस, मोबिल ऑयल, डीजल का देखा होगा, कार की एक डीजल होती है, पेट्रोल वर्जन आता है, ये सब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो देखिए क्या होता है, द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एंड प्यूरिफाइंग the various hydrocarbon from the petroleum by functional distillation, taking into account their different boiling point, is called refining of petroleum. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखो क्या होता है। सपोज कीजिए आपके पास दो लिक्विड है ए एंड बी, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 90 डिग्री सेल्सियस है। तो बेटा मुझे इसको सेपरेट करना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। तो ये क्या होगा, बॉयल फर्स्ट, 80 डिग्री वाला क्या होगा, बॉयल फर्स्ट, ठीक है। इसकी वेपर्स बन जाएंगे और इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। इसमें क्या होगा, बॉयल सेकंड, जो 90 जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो बाद में बॉयल होता है और उसकी हम क्या करेंगे, वेपर्स अलग कलेक्ट कर लेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, ए प्लस बी दोनों सेपरेट हो गए, ओके। तो इट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसी तरह हम कोल का करते हैं, पेट्रोलियम का करते हैं। देखो लेट्स सी, जब हम पेट्रोल का रिफाइनिंग करते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहला पेट्रोलियम गैस और एलपीजी, पेट्रोल यू नो वेरी वेल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मेन कंस्टिट्यूएंट है पेट्रोल इंजन। कैरोसिन ऑयल किचन में यूज होता है। डीजल ऑयल, डीजल वर्जन की गाड़ियां आती हैं, जितने भी बसेस ट्रक होते हैं सब डीजल से चलते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये जब आप अपनी एक्टिवा या बाइक की सर्विस कराते हैं तो उसमें ऑयल डलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। पैराफिन वैक्स, कैंडल बनाने का काम आता है, मोमबत्ती व्हाइट कलर का आपने दिखाई है। और बिटुमिन और एस्फाल्ट, ये बिल्कुल लास्ट मटेरियल होता है, इसका यूज हम सड़क बनाने में भी करते हैं, ठीक है। फिर आता है बेटा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और एलपीजी। क्लियर, हमारी किचन में यूज होता है एलपीजी, मोस्टली सभी के घरों में यूज हो रहा है। तो पेट्रोलियम गैस इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर इज नोन एज एलपीजी गैस। तो जो हमारी पेट्रोलियम गैस है इसको प्रेशर इंक्रीज करके हम लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए इसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज ब्यूटेन, C4H10। तो ब्यूटेन इसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। और कुछ स्मॉल अमाउंट में प्रोपेन एंड इथेन भी होती है, ठीक है। तो हमारे किचन में जो एलपीजी गैस यूज हो रही है बेटा उसकी कोई अपनी स्मेल नहीं होती, ठीक है। ये थोड़ा नॉलेज के लिए है। तो लेकिन जैसे ही आपका कहीं से गैस लीकेज होती है तो एक स्मेल आती है, स्पेसिफिक स्मेल होती है, डिटेक्टेबल स्मेल। वो किसके कारण आती है ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो एक कंपाउंड है इथाइल मर्कैप्टेन, C2H5SH। जो एलपीजी की स्मेल है वो इस कंपाउंड के कारण है, ना कि ब्यूटेन के कारण। तो हम क्या करते हैं, उसकी लीकेज का पता करने के लिए उसके अंदर इथाइल मर्कैप्टेन ऐड कर देते हैं, क्लियर। तो ये था आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सेकंड, नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक नेचुरल गैस मिलती है अर्थ से, जिसे हम कंप्रेस्ड करके कलेक्ट कर लेते हैं, जिसे कहते हैं सीएनजी। आजकल जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं वो सीएनजी से भी चल रहे हैं, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ मिथेन, ये मिथेन से बना है, इसमें लगभग 97% मिथेन होती है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेन एंड प्रोपेन, क्लियर। इट इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे यूज होता है। तो ये है हमारा फॉसिल फ्यूल्स, क्लियर। अब फॉसिल फ्यूल्स के डिसएडवांटेज, तो जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, दे कॉज एयर पॉल्यूशन, ये एयर पॉल्यूशन जनरेट करते हैं। जितने भी आपके ऑटोमोबाइल्स हैं चलते हैं, बर्न होते हैं तो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, आपने देखा ही होगा। ये सब हार्मफुल गैसेस एमिट करते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग जनरेट करती हैं, ठीक है।
और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारे सांस लेने के होते हैं उसमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो CO2, CO, SO2, NO2 एटसेट्रा। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा है वो है एसिड रेन। एक अलग से क्वेश्चन जनरेट होता है एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या होता है? व्हाट इज एसिड रेन? तो एसिड रेन पॉजिंग ए पीएच ऑफ अबाउट 5.2 और बिलो। तो वो रेन जिसमें वाटर का जो पीएच है 5.2 या उससे कम होता है उसे एसिड रेन कहते हैं। पीएच क्या होता है बेटा? पीएच है स्केल एसिड का। तो इसमें ये होता है 0 to 6 ये एसिडिक है, 7 न्यूट्रल है और 8 to 14 ये बेसिक है। तो पीएच स्केल ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एसिड रेन में एसिड बनता कैसे है? तो गैस प्रोड्यूस ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स गिव राइज टू एसिड रेन आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर वेपर्स। तो जो गैस फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से बनती है वो वाटर से रिएक्ट करके एसिड रेन बनाती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए आपने कार्बन बर्न किया, कोयला कोक बर्न हुआ तो कौन सी गैस बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में गई, वहां पे जो वाटर वेपर से उससे अटैच हो गई, रिएक्ट करके क्या बना दिया इसने? कार्बोनिक एसिड। तो ये कार्बोनिक एसिड है, काफी हार्मफुल होता है। ठीक है, ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड, सपोज कीजिए सल्फर डाइऑक्साइड बनी, सल्फर बर्न किया, ये वाटर से अटैच होगी और रिएक्ट करके बनेगी आपका H2SO4। ठीक, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये नाइट्रिक एसिड बना देगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम एसिड रेन। अब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला, इट डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, ये सॉयल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करती है। डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करती है। पोल्यूट द वाटर रिसोर्सेज, जो वाटर रिसोर्सेज उसको पोल्यूट करती है। एसिड रेन ही पानी फ्लो हुआ और नदियों में गया, वहां से ये छोटे तालाबों में गया तो वहां उनको क्या करेगा? पोल्यूट कर देगा। एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन बिल्डिंग एंड ह्यूमन बींग्स, तो जो ह्यूमन बीइंग है और बिल्डिंग्स है उन पर एडवर्स इफेक्ट रखते हैं। फॉर एग्जांपल ताजमहल, आप देखते हैं वो मानते हैं कि वो कैसा है? व्हाइट कलर, लेकिन बेटा धीरे 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 वो येलोइश होता जा रहा है क्योंकि एसिड रेन के कारण। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो आपकी इंडस्ट्री है वो ताजमहल से के एरिया से 100 किलोमीटर बाहर रखने का डिसीजन लिया हुआ है। तो ये था हमारा कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। थैंक यू।